लॉ की पढ़ाई को करियर के रूप में यूज कर सकता है। देखिए इसका वर्सेटाइल स्ट्रीम्स। एडवोकेट इज अ ग्रेट राइटर। तो आप ग्रेट राइटर तब बनेंगे जब अपने सीनियर के साथ आप ज़्यादा समय देंगे और खास करके उनके जो चैम्बर है, चैम्बर में जाकर के आप चैम्बर प्रैक्टिस करेंगे। आपके जो वकील हैं, आपके जो सीनियर है, वो कैसे काम करते हैं, कैसे क्लाइंट से डील करते हैं और कोर्ट रूम में कैसे कोर्ट स्टाफ से डील करते हैं, इन सारी बारीकियों को सीखने में लगभग आपको 3 से 4 साल 5 साल लगी। बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम द साइड ऑफ पब्लिक। उनके दिमाग में एक धारणा रहता है कि जो वकील साहब हैं वो तो झूठ बोलते ही हैं और क्लाइंट से अत्यधिक मात्रा में पैसे का डिमांड करते हैं, क्योंकि उस समय बाहर से पढ़ के इंग्लैंड से आते थे तो बैरिस्टर का डिग्री मिलता था। तो हमारे देश निर्माण में अधिवक्ताओं का हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल रोहित द लर्नर। आप सबों का साथी आपका दोस्त इस चैनल में आपका स्वागत करता है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे युवा अधिवक्ता से मिलाऊंगा जो युवाओं का प्रेरणा स्रोत हैं और उन्होंने अभी अभी फिलहाल अपने बार एसोसिएशन में उपाध्यक्ष का पद हासिल किया है, उसमें जीत हासिल करी है और युवाओं को प्रेरणा देते रहते हैं कि कैसे एक अधिवक्ता को प्रैक्टिस करना चाहिए और एक अधिवक्ता में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। जो हमारे नए अधिवक्ता बनने वाले हैं या फिर बने हुए हैं, उन लोगों को इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज एक मुलाकात में मैं आपको मृदुभाषी, हंसमुख और युवाओं के प्रेरणा स्रोत धीरज जोशी जी से मिलवाऊंगा। धीरज जोशी जी, आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने अपने बार एसोसिएशन में जीत हासिल की, इसके लिए आपको खूब खूब बधाइयाँ। थैंक यू जी। अभी देखा जाए तो युवाओं में लॉ का बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है। कई सारे जो युवा वर्ग है वो चाहते हैं कि लॉ की पढ़ाई करें और लॉ में अल्टीमेटली आएँ, लेकिन जब वो लॉ की पढ़ाई कर लेते हैं तो उन्हें लिटिगेशन में कुछ बोझिल सा लगने लगता है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है और उनका अट्रैक्शन का क्या कारण है, आखिर रोचक इतना उनको क्यों लगता है? देखिए एडवोकेसी शुरू से नोबल प्रोफेशन रहा है। आफ्टर इंडिपेंडेंस देखिए या बिफोर इंडिपेंडेंस, समाज में और देश के निर्माण में लॉयर्स की अग्रणी भूमिका रही है, इसलिए ये अट्रैक्टिव प्रोफेशन है। और दूसरी बात, जस्टिस डिलीवरिंग में एडवोकेट का बहुत बड़ा रोल होता है। एक समाज में अच्छे समाज का निर्माण करना अधिवक्ता का दायित्व भी है और कर्तव्य भी है। इसलिए अधिवक्ता का जैसे केवल अट्रैक्शन वाला जो आप बोल रहे हैं प्रोफेशन है, ऐसा नहीं है। बहुत दायित्व और जिम्मेवारी का प्रोफेशन है और हम लोगों को बड़ी जिम्मेवारी से इस प्रोफेशन को निर्वहन करना पड़ता है। तो जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, करियर के रूप में चुनना चाहते हैं, उन लोगों को किन बातों को ध्यान में रख करके इस फील्ड में आना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो आप ये मान के चलिए कि यू आर द बॉस ऑफ योर सेल्फ। बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि इस प्रोफेशन का सबसे मज़ा ये है कि आप ही अपने मालिक खुद हैं, आपके ऊपर कोई नहीं है। लेकिन मैं नए अधिवक्ताओं से ये उनको सलाह देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर किसी भी अच्छे सीनियर को कुछ वर्षों तक उनके अंडर में रहें। पहले हम लोग जानते थे कि पहले जुडिशियल सर्विसेज में भी आने के लिए आर्टिकलशिप 3 साल की ज़रूरी होती थी। उसी हिसाब से हम लोग चाहते हैं कि कोई भी नए अधिवक्ता अगर आते हैं तो अगर सीनियर के अंडर में रहते हैं तो उनको कानून की बारीकियों को समझने का मौका मिलता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि सीनियर के अंडर में ज़रूर रहें। सर, अगर किसी ने लॉ की पढ़ाई करी है और वह लिटिगेशन में नहीं जाना चाहता है, वो किसी और फील्ड में जाना चाहता है, तो लॉ का पढ़ाई करने के बाद लिटिगेशन के अलावा अर्थात एडवोकेसी के अलावा वो और कौन से ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे वो अपने इस लॉ की पढ़ाई को करियर के रूप में यूज कर सकता है? देखिए इसका वर्सेटाइल स्ट्रीम्स हैं। आप जानते हैं कि यूपीएससी में भी लॉ एक सब्जेक्ट है। आप यूपीएससी भी अगर करना चाहते हैं तो लॉ सब्जेक्ट लेके कर सकते हैं। दूसरी बात, जुडिशियल सर्विसेज, जितने भी जुडिशियल सर्विसेज हैं, एचजे हायर जुडिशियल सर्विसेज भी हैं, उसमें भी लॉ का उतना ही महत्व और लॉ की डिग्री की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आप टैक्सेशन फील्ड से रिलेट कीजिए तो टैक्सेशन में भी प्रोफेशनल बनने के लिए आपको लॉ की डिग्री ज़रूरी है। जी, और होते हैं। जी, और आप देखते हैं कि बड़े बड़े लॉ फर्म्स जो हैं उसमें वर्क सारे लीगल वर्क किए जाते हैं उनसे, चाहे वो फैमिली मैटर हो, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, क्रिमिनल्स का, कॉर्पोरेट का केस हो, सारा कुछ। आप बैंक के लॉयर भी बन सकते हैं पैनल होके। जी बिल्कुल। इंश्योरेंस के, LIC के। जी, एक लॉयर देश के निर्माण में और लोकल सोसाइटी के निर्माण में क्या क्या कर सकता है? देखिए लॉयर की भूमिका तो देश निर्माण के लिए मैंने शुरू में ही कहा कि बहुत है। एक अच्छे लॉयर जो जस्टिस डिलीवरिंग में हेल्प करता है और अगर जस्टिस डिलीवर सही तरीके से हो जाता है तो अच्छे समाज का निर्माण होना तय है। और हम लोग देखते हैं
कि आज के वातावरण में, आज के सिनेरियो में लॉयर्स की भूमिका बढ़ रही है, चूँकि लोगों में एग्रेशन ज़्यादा है और विवाद ज़्यादा उत्पन्न हो रहे हैं इसमें। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि अभी आने वाले कुछ सालों में और पीछे 1-2 सालों में देखा गया है या देखा जा रहा है, फैमिली मैटर्स काफ़ी उभर के सामने। जी बिल्कुल, एक्चुअली में ये क्वेश्चन पूछने का तात्पर्य ये था कि जो यंगस्टर हैं वो जब लॉ की पढ़ाई करते हैं तो उनके अंदर एक जोश, जज्बा यह उत्पन्न होता है कि सोसाइटी के लिए और देश के लिए कुछ करेंगे। तो इसी वजह से मेरा ये क्वेश्चन पूछने का मकसद था। सर, यदि कोई लॉ की पढ़ाई करने के बाद लिटिगेशन में आता है, चूँकि आप बार के उपाध्यक्ष भी हैं, अभी अभी आपने जीत हासिल की है, तो आपने बहुत सारे चीज़ों को देखा होगा। तो जो नए अधिवक्ता आते हैं उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास इनकम का कोई जरिया नहीं होता है। तो शुरुआती दौर में बार, कोई भी बार हो, डिस्ट्रिक्ट बार जितने भी हैं, वो किस रूप से उनको प्रमोट करती है और उनके इनकम का कैसे ख्याल रखती है? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग फेस्टिवल अलाउंसेस देते हैं बार एसोसिएशन की तरफ से। 1-2 फेस्टिवल में हम लोग उन लोगों को अलाउंसेस देते हैं। इसके अलावा स्टेट बार काउंसिल की तरफ से स्टाइपेंड की व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा हम लोगों के पास एक समृद्ध लाइब्रेरी होती है जिसमें आप आराम से जाके अपने स्टडी कर सकते हैं और आगे को अपना विकास कर सकते हैं, बुद्धि का और तर्क का। मतलब पढ़ने के लिए लाइब्रेरी है, कुछ स्टाइपेंड के रूप में भी मिल जाता है। सर, तो अभी आप देखे होंगे कि 20/12/2021 को केरला बार काउंसिल के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें यह बताया गया कि जो नए अधिवक्ता है जिनको इनकम का कोई जरिया नहीं है, उनके लिए मंथली बेसिस पे 5,000 रुपये दिए जाएंगे। तो क्या इसे सारे स्टेट बार काउंसिल को लागू नहीं करने चाहिए? बिल्कुल लागू करना चाहिए, इससे ज़्यादा अमाउंट लागू करना चाहिए। अभी हमारा स्टेट बार काउंसिल 1,000 रुपये दे रहा है, वो कम है। हम लोग चाहेंगे और हम लोग उनसे डिमांड भी करेंगे कि आप इसको बढ़ा के कम से कम 5,000 रुपये कीजिए, जो अदर स्टेट बार काउंसिल्स दे रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि जो नए अधिवक्ता हैं उनको झारखंड बार काउंसिल की ओर से 1,000 रुपये दिए जाते हैं। तो अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है तो नई अधिवक्ताओं के लिए 5,000 रुपये किए जाने चाहिए, ऐसा सर का भी कहना है। सर, एक चीज़ और ये कहना चाहेंगे कि अभी आप देख रहे होंगे और सुनने को मिल रहा है कि जो अधिवक्ता हैं जब अपने क्लाइंट्स का केस लड़ रहे होते हैं तो उनके जो विपक्षी लोग हैं कहीं उनकी हत्या करवा देते हैं या फिर उनके परिवार वाले को धमकियाँ मिलता है। तो क्या इसके लिए क्या सुविधा होना चाहिए? जैसे बात चल रही है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की, तो आपका इस पर क्या विचार है? बिल्कुल, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तो लागू होना ही चाहिए। हम लोग इसका डिमांड कई सालों से कर भी रहे हैं कि हम लोगों की सुरक्षा नहीं होगी तो हम लोग जस्टिस डिलीवरिंग करवाने में क्या हेल्प कर पाएंगे। अगर सामने क्रिमिनल कोई है और हम लोग किसी भी पीड़ित या विक्टिम का हम लोग केस लड़ते हैं तो हम लोगों की सुरक्षा कैसे होगी? आज आप रांची का ही देख लीजिए, रांची में एक एडवोकेट की हत्या हुई थी और उसके ऊपर कुछ नहीं कार्रवाई की गई स्टेट बार काउंसिल या सरकार के द्वारा। इसीलिए हम लोग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का अभी डिमांड कर रहे हैं। लुधियाना आप कोर्ट देखिए, कल वहाँ बम ब्लास्ट हुआ है। जी बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हम लोगों को अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तो मस्ट है। साथ साथ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के अलावा उनको फ्यूचर एश्योरेंस भी होना चाहिए, जिससे कि वो लोग निर्भय होकर और समाज की सेवा करने के लिए निश्चिंत होकर अपना काम कर सकें। सर, अगर अधिवक्ता का जो कार्य देखा जाए तो बहुत ही पेशेंस भरा है, तो जो नए अधिवक्ता हैं उस पेशेंस को कैसे अपने ऊपर मजबूती से धारण कर सके, उनको कुछ सजेशन देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा नए अधिवक्ताओं को, जो मैं खुद किया हूँ, जो मैंने अपने खुद पे लागू किया, वही मैं उन पे भी बोलूँगा कि सबसे पहले तो आप सबमिसिव होइए, पेशेंस रखिए और 3-4 साल स्ट्रगल के हैं, मानते हैं इस चीज़ को, उतने दिन रेगुलर आप कोर्ट आइए। कोर्ट आने से बहुत सारी चीज़ों का अलग से बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होती है जो कि आप घर बैठ के प्रैक्टिस बिना किए नहीं उसको जान सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो पेशेंसफुली आप कोर्ट आइए। जी बिल्कुल। तो अभी आप सुन रहे थे युवा अधिवक्ताओं के प्रेरणा स्रोत धीरज जोशी जी को। जैसा कि इनका कहना है कि आप धैर्य रख करके कोर्ट निश्चित तौर पे जाएं। सर, तो ड्राफ्टिंग भी सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि अ ग्रेट एडवोकेट इज अ ग्रेट राइटर। तो आप ग्रेट राइटर तब बनेंगे जब अपने सीनियर के साथ आप ज़्यादा समय देंगे और ख़ास करके उनके जो चैम्बर है, चैम्बर में जाकर के आप चैम्बर प्रैक्टिस करेंगे। आपके जो वकील हैं, आपके जो सीनियर हैं, वो कैसे काम करते हैं, कैसे क्लाइंट से डील करते हैं और कोर्ट रूम में कैसे कोर्ट स्टाफ से डील करते हैं, इन सारी बारीकियों को सीखने में लगभग आपको 3 से 4 साल 5 साल लग ही जाता है। उसके बाद आपके ऊपर आपका स्किल होता है। तो इन सब चीज़ों को धारण करने के लिए पेशेंस की आवश्यकता होती है। तो जो नए अधिवक्ता हैं
जो उनके दिमाग में ये बात बैठा हुआ है कि मैंने लॉ की पढ़ाई पढ़ ली और अधिवक्ता बन गया, उसके बाद में वो एकदम से कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में एग्रेसिव हो जाते हैं, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? जैसे कभी कभी यह देखा गया है कि एक सुनने को आया था कि जज साहब के सामने जा कर के एक नए अधिवक्ता ने यह बात कह दी कि सर आप तो तारीख पे तारीख देते हैं। तो जज साहब ने कहा कि ये कोई फिल्मी जगह नहीं है जहाँ पर तुम किसी हीरो का डायलॉग। सही बात है। हम लोगों को, नए अधिवक्ताओं को या किसी भी अधिवक्ता को, सबसे पहले तो सबमिसिव होना चाहिए। कोर्ट में, कोर्ट रूम में आप हैं, सबमिसिव रहिए, और सबमिसिव रहने के साथ साथ डिसिप्लिन मेंटेन करना है। हम लोगों को बिना डिसिप्लिन के प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, उससे गलत मैसेज जाता है समाज में भी और कोर्ट के सामने भी आपका इमेज अच्छा नहीं रहता है। सर, तो अगर कम शब्द में अगर सारे चीज़ों को कंप्राइज करके बोला जाए कि एक बेहतर अधिवक्ता बनने के लिए किन बातों का होना जरूरी है एक व्यक्ति के अंदर? वही कह रहा था कि सबसे पहले तो आप एक सीनियर के अंडर में ज़रूर 2-3 साल रहिए, और उस समय आप ये छोड़ दीजिए कि आपको क्या अर्न हो रहा है। अगर ये शुरुआती अर्निंग आप ध्यान नहीं देंगे तो फ्यूचर के बहुत अच्छे अधिवक्ता बन सकते हैं। दूसरी बात है कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रगलर माइंड होना चाहिए व्यक्ति का कि ना स्ट्रगल करना है। और तीसरा, सबमिसिव रहिए आप कोर्ट के सामने, कभी भी ऑफेंसिव नहीं होना है कोर्ट के सामने, अपने पेशेंस को लूज नहीं करना है कोर्ट के सामने, और सबसे गुड बिहेव, हाँ अच्छा बिहेव रखना ही होगा आपको सबसे, तभी आप एक अच्छे अधिवक्ता बन सकते हैं। और ड्यू डिलीजेंस, एकदम रेगुलर आप कोर्ट जाइए, कोर्ट जाने में या अपने सीनियर के चैम्बर में जाने में कोताही नहीं बरतिए। सर, एक वेरी बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम द साइड ऑफ पब्लिक, उनके दिमाग में एक धारणा रहता है कि जो वकील साहब हैं वो तो झूठ बोलते ही हैं और क्लाइंट से अत्यधिक मात्रा में पैसे का डिमांड करते हैं। तो यह कहाँ तक जायज़ है कि एक वकील झूठ बोलता है? क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं भी एक अधिवक्ता हूँ और जब खाली समय मिलता है तो मैं आप जैसे सीनियर रिस्पेक्टफुल व्यक्तियों का इंटरव्यू लेने की कोशिश करता हूँ। इससे सीखने को मिलता है और हमारे जो दर्शक हैं उनको भी कुछ सीखने को मिलता है। चूँकि एक अधिवक्ता के सामने जब कोई व्यक्ति आता है तो वो अपनी बातों को अपने हिसाब से कह देता है। तो चूँकि लॉ के फ्रेम में सेट करने के लिए अधिवक्ता को कुछ बातों को इधर से उधर करना पड़ता है, तो देखने में लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन एक्चुअली में मेरा मानना है कि वो झूठ नहीं बोलता है, लॉ के फ्रेम में सेट करने के लिए अपनी बातों को रखता है। तो आप इसको किस रूप से देखते हैं? देखिए, अधिवक्ता झूठ नहीं बोलते हैं, ये धारणा गलत है कि अधिवक्ता झूठ बोलते हैं। अधिवक्ता अपने पक्षकार का पक्ष रखने के लिए फैक्ट्स को अपने तरीके से वहाँ पेश करते हैं। झूठ बोलने से वहाँ भी तो जज साहब बैठे हुए हैं, झूठ वो नहीं पकड़ लेंगे जब तक उसके पीछे अपने जो फैक्ट्स जो हम लोग सबमिशन कर रहे हैं उसके पीछे कोई बेस नहीं होगा, हम लोग उस बात को बोल नहीं सकते। और अगर हम वो बात बोलते हैं जिसका बेसलेस बात, उसको कोर्ट इग्नोर कर देता है। और सर, एक बात और यह भी है कि अगर दुनिया इतना सही होती थी फिर कोर्ट की और अधिवक्ता की आवश्यकता क्या होती? तो कहीं ना कहीं सामने वाले भी बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, तो उनके झूठ को निकालने के लिए भी कभी कभी अधिवक्ताओं को कुछ, इसको आप पैतरा कह ले, हाँ, वो चतुराई, ट्विस्ट कर, हाँ, तो वो लगाना पड़ता है। सर, एक बात और कि आपने देखा होगा कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो कोई बैरिस्टर था, कोई एडवोकेट था, चूँकि उस समय बाहर से पढ़ के इंग्लैंड से आते थे तो बैरिस्टर का डिग्री मिलता था। तो हमारे देश निर्माण में अधिवक्ताओं का बहुत योगदान रहा है। तो देखा जाए कि देश के निर्माण में जो हमारे देश के भविष्य बच्चे हैं, जिनको हम स्टूडेंट कहते हैं, छात्र कहते हैं, उनका भी योगदान रहता है और अधिवक्ताओं का भी रहता है। तो दोनों को आप किस फ्रेम में लेना चाहेंगे? ज़्यादा योगदान किनका है, छात्रों का या फिर अधिवक्ताओं को, या फिर आप देखें तो दोनों का लगभग बराबर? ऐसा नहीं है कि किन्हीं का योगदान ज़्यादा किन्हीं का कम है। आज़ादी की लड़ाई में अगर अग्रणी भूमिका अधिवक्ताओं की थी तो पीछे पीछे पब्लिक भी थी। केवल अधिवक्ता के करने से आज़ादी नहीं हुई है, लेकिन हाँ, उनकी मुख्य भूमिका थी। उसी प्रकार से छात्रों की भी भूमिका आंदोलन को आगे करने में, किसी भी आंदोलन को आगे करने में छात्र की ही भूमिका अहम होती है। लेकिन अग्रणी भूमिका जो है, अगर किसी बड़े आंदोलन का पृष्ठभूमि अगर तैयार करना है तो उसमें मास्टरमाइंड अगर कानून के जानकार हों तो वो आंदोलन सफल होने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। सर, आपसे बात करके, प्यारी प्यारी बातें करके वाकई में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आप काफ़ी इंटरेस्टिंग व्यक्ति भी हैं। तो सर, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो अभी आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे और हमारे चैनल के बारे में
आप क्या कहना चाहेंगे? आपका चैनल तो बहुत अच्छा है और ऐसे ही लगे रहिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है। और व्यूवर्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कोर्ट के बारे में, एडवोकेट्स के बारे में सही धारणा रख के चलें। हम लोग भी ह्यूमन बीइंग हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो भी हमारे पास क्लाइंट आया उसको जस्टिस डिलीवर हो। बिल्कुल। तो जैसा कि हम लोग ने अभी सुना धीरज जोशी जी को, उन्होंने काफ़ी कुछ बारीकियां एक एडवोकेट के लिए बताया। जब कोई भी एडवोकेसी के फील्ड में आता है तो शुरुआती दौर में उसे काफ़ी पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, अपने सीनियर के साथ गुड बिहेवियर, कोर्ट रूम के स्टाफ के साथ में गुड बिहेवियर, और लगभग जितने भी स्टाफ्स हैं उनके साथ में अच्छे व्यवहार रखना होता है, और साथ में उनको वाक्य चातुर भी होना पड़ता है, क्योंकि कहीं कहीं आपकी उस वाक्य की पटुता से ही आपको सफलता मिलेगी। तो इन सारी बारीकियों को सीखने में लगभग आपको 4 से 5 साल लग जाते हैं। हालांकि कुछ ज़्यादा तेज तर्रार होते हैं तो 1 से 2 साल में सीख जाएंगे, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस अगर देखा जाए तो आपको कम से कम 5 से 7 साल होने के बाद में गंभीरतापूर्वक आपके अंदर एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिला होगा। और फिर मैं आपको नए शख्सियत के साथ में, नए समाज के ओहदा पर बैठे हुए व्यक्ति से, नए व्यक्तित्व से मिलाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।